जो हमने कल चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 1, इसका कुछ पार्ट हमने कल कर लिया था, कुछ रहता हुआ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा डायरेक्ट हम चैप्टर पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो इसका पॉइंट बचता है वो है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो इसके अंदर हमें किन अर्थशास्त्र के अंदर यानी कि किन चीज़ों का जो है अध्ययन करना होगा। विषय सामग्री का मतलब ही वही होता है कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाएंगे जिन जिन की हमें स्टडी करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू है इसका नंबर 1 पे है उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। इन 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है अर्थशास्त्र की जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है, इनका डिस्कशन करना जरूरी है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन यानी कि जो व्यक्ति अपनी फर्म के थ्रू, फैक्ट्री के थ्रू, कृषि के थ्रू या किसी अन्य हाथ के काम के थ्रू किसी भी वस्तु का निर्माण करता है, वस्तु का, मशीनरी का, यानी कि जैसे कोई भी मशीन से फैक्ट्री से उत्पादन बनाना, या फिर जैसे कोई भी बिस्किट की फैक्ट्री लगाना, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन करना, वो क्या होता है? उसका प्रोडक्शन होता है। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्टडी करेगा कि उसको क्या उसके मशीनरी है या फैक्ट्री के अंदर जो सामान लगाना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, चाहे वो मछली पालन ही उद्योग क्यों ना हो, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है जिसके अंदर वो किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी तरीके से अपनी सर्विस या प्रोडक्शन वस्तुएं बना रहा होता है। तो उसके लिए उसे उन चीज़ों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर ये सामान लेने जाएगा, इन चीज़ों को यूज करता है, वस्तुओं का करता है या सेवाओं का जो उपयोग करता है अपनी संतुष्टि के लिए, तो वही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। उन चीज़ों का खरीदना, उपभोग करना, उनके बदले क्यों लेता है? अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, उपयोगिता के लिए जो है वो प्रोडक्ट लेता है, वो ही हमारा उपभोग कहलाता है। रही बात इसकी, इसमें अर्थशास्त्र में स्टडी करने की क्या जरूरत पड़ी? इसे ये देखना होगा कि उसके पास जो पैसा है उसे किस किस प्रोडक्ट को खरीदने में लगाना चाहिए, इसके लिए इसकी स्टडी करना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट भी बन गया हमारा, फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड हमारा कंजप्शन। थर्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, इसकी स्टडी करना क्या जरूरी है? देखिए जिस भी मेंबर के पास, सदस्य के पास, मनुष्य के पास पैसे हैं कि उसके पास माना कि सैलरी में से उसने जो कुछ पैसे तो उसने कंजप्शन पे लगा दिए, माना बचा हुआ उसके पास कोई सेविंग है, उसका क्या करेगा बंदा कि उसको उसकी सेविंग करनी है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो क्या सोचेगा कि उसके पास इतने पैसे बचे हुए हैं और निवेश करने के लिए क्या है, जो है असीमित साधन है, असीमित जो है उसकी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो कहीं पर भी लगा सकता है, लेकिन उसको अर्थशास्त्र ही बताएगा कि उसको सही जगह कहाँ पर लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब जिसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लाभ प्राप्त हो, तो वो वहाँ पर उस पैसे को लगाएगा। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट बना भी लिया, खरीदने वाले भी होते हैं, ये मेन पॉइंट होते हैं प्रोडक्ट ऑफ व्यू से। बचा हुआ जो होता है उसको निवेश भी कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए या प्रॉफिट के लिए। फोर्थ पॉइंट जो इसका आता है विषय सामग्री के अंदर, जिसको हमें स्टडी करना, अध्ययन करना जिसका जरूरी है, वो है विनिमय, एक्सचेंज। इसके बारे में आप समझोगे कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कीमत होती है, वस्तु कीमत निर्धारण का मतलब ये होता है आपका किससे? मार्केट प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? मार्केट प्राइस के ऊपर। और जो कारक है ये आपका किसका होगा? फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री प्राइसिंग, ठीक है। ये 2 पॉइंट रहेंगे इसके, इनके नाम से ही पता चल रहा है वस्तु कीमत निर्धारण में क्या होता है, जो कीमत मार्केट द्वारा निर्धारित होती है वो क्या कहलाती है? आपकी वस्तु कीमत निर्धारण।
और सेकंड है जो आपका फैक्ट्री द्वारा जो निर्धारित होती है वो कारक कीमत निर्धारण। अब ये बात आएगी कि अलग अलग कैसे होगी, वो कैसे रखेंगे, बाजार कैसे रखेगा प्रोडक्ट ऑफ व्यू की कीमत। इसमें क्या होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर बैठे हैं, बहुत सारी स्कीम्स आई हुई हैं, तो उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे इसके भी 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टॉपिक पूरे पूरे चैप्टर बनेंगे, समझ में आ जाएगा बाद में कि क्या होता है। जैसे उसके अंदर बोला जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, ऐसे, और वो उनके हिसाब से क्या है फिर वस्तु निर्धारित की जाती है। या फिर दूसरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कीमत निर्धारण करने का, क्या, फैक्ट्री। फैक्ट्री भी आपकी कीमत निर्धारित करती, कैसे, इसमें हम देखेंगे कि जो वस्तु है उसकी लागत क्या है, उसकी लागत क्या है, लागत में कितना आ जाएगा। इसी के अंदर आएगा आपका मजदूरी, श्रम, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें आ जाएगी। लेकिन जो इसके अंदर है आपका, ये क्या आएगा आपका, सबसे पहले जैसे मोनोपोली आ गया, जिसको बोलते हैं एकाधिकार, या फिर फुल्ली कॉम्पिटिशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से थे इसके, यानी कि 4 विषय सामग्री है जिनकी स्टडी हमें करना जरूरी है आर्थिक क्रियाओं के लिए। हम जो कल पढ़ते आ रहे थे कि जो अर्थशास्त्र वो क्या है, किसी ने कहा धन की स्टडी करना, किसी ने कहा मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना, लेकिन जो मेन होता है वो यही होता है, धन की स्टडी, सामाजिक स्टडी और आर्थिक क्रियाओं की स्टडी। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के अंदर ये चारों पॉइंट भी आ जाएंगे, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो चारों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाएंगे। फर्स्ट आपका प्रोडक्शन, सेकंड उपभोग, तीसरा निवेश, चौथा आपका विनिमय। लेकिन जो प्रोडक्शन है वही जो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो आपने प्रोडक्ट बनाया, इस उसके बाद इसको यूज किसने किया, उसके बाद आपके पास जितना आपने बनाया है, मतलब जितना इससे संबंधित आपकी इनकम होगी, वो आपने उसमें से खर्च कितना कर दिया, कुछ बच भी गया, उसमें से आपने कुछ निवेश कर दिया। फोर्थ जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रोडक्शन के अंदर जो आपका विनिमय होता है, एक्सचेंज रेट जो होती है, वो कौन डिफाइन करता है इस प्रोडक्ट की कीमत। कहते हैं 2 पॉइंट रखते हैं, तो वस्तु कीमत निर्धारण और सेकंड है आपका कारक कीमत निर्धारण। जो वस्तु कीमत निर्धारण है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो निर्धारित करेंगे ये कीमत, और जो सेकंड आपका कारक कीमत निर्धारण है ये फैक्ट्री निर्धारित करेगी आपकी कीमत। जो वस्तु कीमत मार्केट करती है वो किससे इफेक्टेड होती है, मोनोपोली, फुल्ली जो कॉम्पिटिशन होता है उनसे। क्यों? क्योंकि एक अधिकार होता है, एक ही बंदा होता है मार्केट के अंदर। जो फुल्ली कॉम्पिटिशन होता है इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो इफेक्ट पड़ता है। ये आगे जब इनका फुल चैप्टर आएगा तब हमें समझ में आएगा कि इनमें अलग अलग कैसे होती है। सेकंड आपका फैक्ट्री कैसे निर्धारित करती है कीमत को, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट भी जोड़ेंगे, मजदूरी भी जोड़ेंगे, लेबर लगी है, या जो आपका आगे रॉ मटेरियल वगैरह लगा है, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के जो आपकी कीमत को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अब देखिए सेकंड है इसका एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचता है आज का हमारा इसमें, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है कि क्या
अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है? क्या अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है? इसके बारे में बताया है कि अर्थशास्त्र है ना किसी विषय का क्रमागत अध्ययन है जिसमें वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग होता है। जैसे कि इन्होंने क्लियर ही कर दिया इसी मीनिंग के अंदर कि जो अर्थशास्त्र है ना वो क्रमागत अध्ययन है। क्रमागत मतलब यानी कि क्रम वाइज, स्टेप वाइज, यानी कि जिस दौरान जिससे सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी स्टडी की जाएगी वो, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो, यानी कि आरोही अवरोही सिस्टम इसमें लागू होता है। इसीलिए ये वैज्ञानिक नियमों का इसमें प्रयोग होता है, यानी कि इसमें रूल जो है वो फॉलो होते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि ये आर्थिक क्रियाएं हैं, ये आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा अर्थशास्त्र। वो अध्ययन क्या होते हैं कि उनको ये नहीं मान लिया जाता कि वो सारे के सारे हमने अनुमान लगा दिए और उनको जो है डिफाइन कर दिया। यानी कि इसमें क्या होता है विज्ञान के अंदर कि अर्थशास्त्र है जो जैसे कई जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बोल दिया, बताया गया है कि क्या अर्थशास्त्र है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, तो इन्होंने बताया कि विज्ञान है। तो हमारा ये इसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर बोला गया कि नहीं, विज्ञान जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंदर जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू की स्टडी की जाएगी वो सबसे पहले क्रमागत होगी और दूसरा उसके अंदर हमारे नियमों का प्रयोग जरूर होगा, हमारे नियमों का प्रयोग जरूर होगा। देखिए विज्ञान होने के पक्ष में फिर तर्क कैसे आए, यानी कि हमने किन पॉइंट ऑफ व्यू से माना कि ये विज्ञान है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसके 3 पॉइंट बताते हैं हमें कि जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है। किस तरीके से है? सबसे पहले वो क्रमागत है, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि वो वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करते हैं, थर्ड बताते हैं कि वो नियमों की सत्यता भी निकाल कर दिखाते हैं। अब हम ये तर्क पढ़ते हैं फिर हमें पता चलेगा कि कैसे है क्रमागत, कैसे नियमों का प्रयोग करते हैं और कैसे ये नियम की जो है जांच करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्रमागत, हमने अभी अभी पढ़ा था कि क्या होता है अर्थशास्त्र के अंदर, किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है। वही उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। देखिए हमने उत्पादन की भी स्टडी करना जरूरी है। जो हमने प्रोडक्शन के अंदर जो आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया, मीन्स प्रोडक्शन जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक, वो ये सोचेगा कि कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कौन सी मशीनें लगाई जाए, कितनी मात्रा में लगाई जाए, कौन से प्रोडक्शन, कौन सी वस्तु का निर्माण किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, वो सब डिफाइन करेंगे। तो वो सब डिफाइन करेंगे, फिर उनको सेल कहाँ किया जाए, बदले में क्या प्राप्त होगा हमें, ये सब हो गया। उसके बाद जो कंजप्शन है उसके अंदर क्या देखा जाएगा कि हमारे पास इनकम कितनी है, उसमें से हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, किस किस टाइम पे कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो आपने खरीदा, जो आपके पास सैलरी थी, इनकम थी, उसमें से कुछ तो आपने खरीद लिया, बचा हुआ जो रह गया उसको आप कहीं ना कहीं निवेश करोगे। निवेश कर रहे हो तो उसको कहाँ पे करोगे, वहां भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है, फुल्ली कंपटीशन है। इसके अंदर क्या होता है, आपको ये देखना होगा कि किस जगह पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, कहाँ से आपको जो है प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, ये सब चीजें देखोगे। तो उसके बाद क्या है कि आपने जो वस्तु खरीदनी थी, आपने जो वस्तु खरीदनी है वो बाजार से क्या रेट है उसका डिफाइन, फैक्ट्री की क्या कीमत है, तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हम करते चल रहे हैं। तो क्या कहता है अर्थशास्त्र कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि ये क्रमागत है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका कि वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करता है।
जो अर्थशास्त्र है वो वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करता है। वैज्ञानिक नियमों में जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम और कारण तथा परिणाम। देखिए जब हमारा टॉपिक आएगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मांग का नियम क्या होता है और पूर्ति का नियम क्या होता है। बहुत लेंथी टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर एक फुल चैप्टर रहेगा। तो एक बार इसको छोटा सा समझ लीजिए आप, क्या होता है मांग का नियम और पूर्ति का नियम। बार बार ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठेगा, मांग और पूर्ति का नियम होता क्या है। मांग और पूर्ति के नियम में क्या होता है कि मांग जो होती है ना वो ये देखी जाती है किस तत्व से इफेक्टेड होती है। मांग जो होती है, मांग का मतलब उपभोक्ता एक टाइम पर किसी वस्तु की कितनी डिमांड कर रहा है, किसी वस्तु की कितनी डिमांड कर रहा है। वो जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उसकी भी डिमांड करने से कुछ, वो किस वजह से डिमांड करते हैं, कुछ तत्वों द्वारा इफेक्टेड होने की वजह से। जैसे प्राइस है इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। प्राइस है जो मांग के नियम का सबसे बड़ा फैक्टर है। कैसे है आप देख लीजिए अपनी रोजमर्रा के अंदर कि कोई भी वस्तु है, सब्जी वाला है जिससे हम फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कोई चीज जब महंगी हो जाती है तो हम उसकी कितनी डिमांड करते हैं, जब वो सस्ती हो जाती है तब हम कितनी करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि इसका एक डायग्राम बनता है जिसके अंदर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा बाद में। जैसे आपका ये प्राइस रहेगा, ये आपकी डिमांड रहेगी, तो जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ते जाएंगे डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखो डिमांड आपकी ये है, मानो एक बार देखते रहना, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपके प्राइस दिस, आपकी डिमांड यहाँ पर है, मान लो आपकी डिमांड यहाँ पर है, ये पॉइंट रहेगा। जब आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब आपका प्राइस यहाँ चला जाएगा तो डिमांड और भी आपकी कम हो जाएगी, यानी कि आपका ये रहेगा डीडी। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि आपका प्राइस और डिमांड है ना, इनका ऑपोजिट, उल्टा रिलेशन है कि जैसे ही किसी वस्तु की डिमांड जो है, प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। प्राइस कम जैसे ही कम हो जाते हैं डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे फिलहाल के टाइम पे आप कोई सब्जी देख लो, जैसे टमाटर हैं, पहले महंगे थे, 50-60 रुपए किलो तक, 80 रुपए किलो तक चले गए हैं। तो क्या था, टमाटर हम कम यूज करते थे। जैसे अब 10 रुपीज पे आ गए तो हमने सब्जी में भी 1 की जगह 4 और सैलड में भी 1 की जगह 4 डालने शुरू कर दिए, तो फर्क पड़ जाता है। यही है हमारा डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन, यानी कि ऑपोजिट, उल्टा, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि आपके जो सप्लाई है ना, सप्लाई वो प्राइस द्वारा कैसे इफेक्टेड होती है। सप्लाई जो है आपकी वो प्राइस द्वारा कैसे इफेक्टेड होती है। इसी में आप डिमांड के साथ ये बना लो सप्लाई। ठीक है, जैसे जैसे आपका प्राइस यहाँ पर है, सप्लाई क्या रहेगी आपकी, दिस। प्राइस बढ़ गए, सप्लाई भी बढ़ जाती है, सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और बढ़ गए और बढ़ जाएगी। एक टाइम के दौरान सप्लाई बढ़ती है, एक टाइम तक सप्लाई बढ़ती रहती है, जहां तक पॉसिबिलिटी रहती है प्रोडक्शन की। उसके बाद हमारी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। ये हम आगे जाके पूरा जब इसका चैप्टर करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डीडी का और एसएस का आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं नियमों की सत्यता की। ये तो हमने यूज कर लिए, कौन से नियम, स्टेप बाय स्टेप कहाँ चले, उत्पादन जो है उपभोग, निवेश, विनिमय, इनकी स्टडी कर ली हमने क्रमागत। सेकंड हमने नियम भी यूज कर लिए। थर्ड जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, नियमों की सत्यता यहाँ पर की जांच होती है। नियमों की सत्यता की जांच का मतलब हमने ये तो बोल दिया कि डीडी करो है ना हमारा, ये कहता है कि प्राइस के साथ हमारा डिमांड का उल्टा ऑपोजिट नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब वो कैसे है
अब हमने दिखा भी दिया जांच करके, ऊपर से नीचे की तरफ राइट को गिर रहा है। कैसे गिर रहा है आप देख लो। प्राइस मान लो यहाँ पे अपर लेवल है, बड़ा लेवल है, डिमांड हमारी कितनी है यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस गिर जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी, पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो क्या है हमारा डीडी गिर रहा है। उसके बाद सेकंड हम बोल रहे थे पूर्ति के नियम की बात हम करें, उसको भी हम जांच करके दिखा देते हैं कि एसएस वक्र का हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए ये नीचे से ऊपर की तरफ राइट को जाता है। कैसे जाता है देखिए, जैसे प्राइस आपका थोड़ा था, सप्लाई भी थोड़ी थी, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई और बढ़ गई, प्राइस और बढ़ गई, सप्लाई और बढ़ गई, तो ये बढ़ता रहता है। ये हमने नियमों की जांच कर दी। तो ये टॉपिक इतना ही था, आपको इतना ही समझ में आ गया क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर आपका और कुछ नहीं है, वर्ड्स का खेल है कि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद इनके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर हैं इन टॉपिक्स पे। अगर आपको इनके मीनिंग पता चल गए, इनके बारे में पता चल गया, तो आपको चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने तक ये थ्योरी समझ में आ गई, चैप्टर फर्स्ट के बारे में आपको पता चल गया, तो आपको अब आगे चैप्टर जो है इनके ऊपर पूरे पूरे जो चैप्टर हैं वो समझने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड की है और एक ये वीडियो, दोनों को आप एक बार पढ़ लो। उसके बाद आपकी +2 की जो बुक्स है टीआर जैन की फर्स्ट चैप्टर, वो आप एक बार स्टडी करना, आपको उस चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसान हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करती हूँ जल्दी दोस्तों सेकंड चैप्टर की वीडियो जो है स्टार्ट करूँ, 1-2 दिन में आ जाएगी, वो भी कल या परसों तक कोशिश है पूरी की पूरी कि मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट कितना हुआ कितना नहीं हुआ। प्लीज़ कुछ कमी है इसके अंदर तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसे है, इसके अंदर क्या कमियां हैं, ताकि मैं सुधार कर सकूं, इन फ्यूचर जो है सुधार कर सकूं। कोशिश है मेरी कि धीरे धीरे इसके अंदर भी सुधार होता रहे। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मैं जल्दी से जल्दी जो है वीडियो डालती रहूँगी। कोशिश है कि मैं इस चैनल के ऊपर बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स की थ्योरी भी इसके साथ साथ जो है डाल दूँ। लेकिन फ्रेंड्स स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, आप भी जानते हो, क्योंकि एक जुगाड़ से जो है मैं एक बस ढांचा जचा रखा है जिसके ऊपर मैं जो है आपको स्टडी करवा रही हूँ ऑनलाइन। कोशिश है कि जल्दी से इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन जब मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले सही हैं, मान रहे हैं कि उनको पढ़ना है वाकई में ही, क्योंकि जो है फैसिलिटी मायने नहीं रखती, नॉलेज मायने रखती है। इतने साल का मेरा पढ़ा हुआ है जो मुझे आज भी बुक खोलते ही याद आ जाता है कि ये सब था। मैं कोई बुक की स्टडी नहीं करके आई हूँ, बस उसके पॉइंट देख लेती हूँ और समझ में आ जाता है हाँ ये चीज़ें ये थी, हाँ ये चीज़ें ये थी, क्योंकि रटा हुआ 1 महीना 6 महीने साल के बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो दिमाग से पढ़ा हुआ है ना, जो हमने समझ के पढ़ा हुआ है, वो आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार बुक देखोगे समझ में आ जाएगा ये क्या था। अब आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर थ्योरी को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको सारे पॉइंट के मीनिंग पता चल गए। अब आप इन पॉइंट की थ्योरी अपने आप लिखोगे। जब आपके पास वर्ड यूज होगा मिनिमम, एक्सचेंज आपके दिमाग में तुरंत चला जाएगा। एक्सचेंज क्या होता है? जो चीज का लेन देन, मेन मतलब यही लेन देन। लेन देन किसका? वस्तु खरीदेंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो चुकानी किस तरीके से पड़ेगी? कहते हैं उसके 2 सिस्टम है, या तो मार्केट की कीमत होगी या फिर फैक्ट्री की कीमत होगी, 2 ही होंगी। निवेश क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो, यानी कि कोई भी बंदा निवेश करता है, जब वो अपनी सेविंग को कहीं पर निवेश करना चाहता है, कहीं पर पैसे को लगाना चाहता है, तो वो बदले में क्या चाहता है? वहां से उसको ब्याज मिले या प्रॉफिट मिले, वही निवेश होता है। निवेश का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग करना जो कि उसे आने वाले टाइम में लाभ दे, प्रॉफिट दे, इसीलिए वो अपनी पूंजी वहां पर लगाता है। ठीक है। सेकंड ये उपभोग, आपके पास उपभोग जब वर्ड आएगा आप उसी तरीके से फटाक से बता दोगे कि कंजप्शन क्या होती है। जब बंदा अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई वस्तु खरीदता है, कोई सेवा लेता है, यानी कि सिर्फ वस्तु ही नहीं, जैसे हम बैंक के अंदर जाते हैं कोई भी सेवा का लाभ लेते हैं, जैसे कैश निकलवाना, जमा करवाना, वो भी क्या है? कंजप्शन है। हमने सेवा ली है वहां जाकर के, यानी कि, और दुकान से सामान खरीदना वो तो है ही,
जो हमने वस्तुएं खरीद ली वो भी कंजप्शन है। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाता है या कंपनी लगाता है, या चाहे हमारा किसान भी जो खेत में अनाज उगाता है, वो भी क्या है, प्रोडक्शन है। मछली पालन करना, पशु पालन करना, ये भी क्या है, मत्स्य पालन, जो ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, एक प्रोडक्शन में आते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो किसी वस्तु का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ये सब भी क्या है, प्रोडक्शन है। सेकंड हमने बताया था कि ये वैज्ञानिक कैसे है, क्योंकि लोग अगर मानते हैं, कई अर्थशास्त्री ये कह देते हैं कि नहीं अर्थशास्त्र है ना, वो क्या है, एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं, इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में छोटा सा है, वो यही कहता है कि ये कला है। कला हम मानते हैं कि ये कला जरूर है, लेकिन ये कला होते हुए भी ये विज्ञान है, क्योंकि ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू किनकी, एक तो क्रमागत स्टडी करवाता है, इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर ही अर्थशास्त्र की जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है जो इसका कि ये वैज्ञानिक नियम है, ये नियमों का पालन करता है, तब ये हमारा क्या है, विज्ञान बन जाता है। क्या, वैज्ञानिक नियमों का जो है पालन करता है। थर्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है क्या इसका, कि ये पालन ही नहीं, उनकी सत्यता की जांच भी करवाता है, कि आप इन नियमों को फॉलो करके देखो, ये हमारा रिजल्ट वही आएगा जो हमने इसके नियम बनाए हैं। ये नहीं है एक के बाद एक नियम बदल जाएगा, नहीं, नियम हमारे वो चलते रहेंगे। आज आप चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करो और चैप्टर लास्ट तक आप चलते रहना, ये देखते रहना, ये चीजें आपकी पूरी इकोनॉमिक्स में चलती रहेंगी, लास्ट तक +1 2 नेक्स्ट आगे भी ये चलती रहेंगी ग्रेजुएशन तक, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसे हैं जो हमारे बेस है इकोनॉमिक्स का, बेस है इकोनॉमिक्स का। लेकिन आपने देखा होगा बच्चे इनको रटते रहते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर रूल है, रूल भी सिर्फ 2 या 4 ज्यादा नहीं है, उनको दिमाग में एक बार आप रखो। दिमाग में रखने का मतलब समझ से रखो। अब कोई कह दे कि नहीं ये रूल है डीडी का रूल होने का मतलब क्या है, आप एक बार दिमाग से पढ़ो तो सही। रूल तो मैं भी मानती हूँ, डीडी ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, मैं मानती हूँ डीडी ऐसे होता है और ऐसे ऐसे होता है, ये रूल है, बच्चे रट लेंगे इसको कि ये डीडी ऐसे होता है और ऐसे ऐसे काटता है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बाद में समझ में आएगा आपको कि ये क्या होता है पॉइंट, लेकिन इतना रटके तो याद रख लिया, बाद में भी भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि याद नहीं रहेगा डीडी ऐसे जाता था या ऐसे ऐसे जाता था। लेकिन रूल है इसका, रूल क्या है, प्राइस से इफेक्टेड है दोनों, प्राइस से इफेक्टेड है दोनों। आप इस प्राइस को समझोगे तो अपने आप ये रूल, जब मैं इस चैप्टर को करवाऊंगी, अपने आप दिमाग में बैठेगा कि ये इस तरफ क्यों जाता है और ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है, ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि जिनको इसकी जो थ्योरी है वो समझने में दिक्कत आ रही होती है ना, तो वो इनको जो है रटने की बजाय समझकर इस थ्योरी को पढ़ें, ताकि वो खुद की थ्योरी लिख सके। उसको फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बुक में कौन कौन सी लाइन दी गई थी, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।